वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। और ऐसी ही विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ते रहने का नाम है जिंदगी। और जिंदगी से जुड़ी हुई तमाम सकारात्मक खबरें हम आपके लिए समेट कर लाते हैं गुड न्यूज़ इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शहला निगार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। जोश, जज्बे और जुनून से भर देने वाली कहानियां लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम गुड न्यूज़ इंडिया में, जो आपको प्रेरणा देती हैं, हौसला देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा भर देती हैं। और सबसे खास बात जो है वो है कि ये बिल्कुल आम लोगों की खास कहानियां होती हैं। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज़ इंडिया। और इस शो की शुरुआत में बात करेंगे शिक्षा की। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। यानी कि गुरु के घर यानी गुरुकुल में पढ़ने के लिए श्री राम जी गए और बहुत ही थोड़े समय में, अल्पकाल में उन्हें सारी विद्याएं आ गई। यहाँ महत्व है गुरुकुल का, महत्व है गुरु का और महत्व शिष्य का भी है, यानी बात गुरुकुल की। बिल्कुल। और गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ये भारत में वैदिक काल से चली आ रही हैं। और निखिल, अब इन्हें फिर से पुनर्जीवित करने के भी प्रयास हो रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो गुरुकुल चला रहे हैं। बिल्कुल। और हम आपको लिए चलेंगे इस कड़ी में दक्षिण कन्नड़ जिले में। कर्नाटक का ये जिला है जहां पर मैत्रेय गुरुकुल इस परंपरा को पुनर्जीवित करने की कोशिश में जुटा हुआ है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बंतवाल तालुका के गांव मुरुकाजे में प्रकृति की सुरम्य गोद में बना ये गुरुकुल पिछले 24 वर्षों से मैत्रेय, विशाखा, गार्गी, अपाला और देवयानी जैसी भारतीय विदुषी कन्याओं की परंपरा का वाहक बनने के लिए प्राणपण से जुटा हुआ है। गुरुकुल में प्रवेश करते ही आपका साक्षात्कार प्रकृति के सानिध्य में बैठी सस्वर मंत्रोच्चार करती बच्चियों से होगा। दरअसल यही इस गुरुकुल की खासियत है। यहाँ प्रवेश सिर्फ लड़कियों को ही मिलता है। गुरुकुल में प्रवेश के लिए परीक्षा ली जाती है। 5वीं कक्षा पास कर चुकी 100 से कुछ अधिक संख्या में उन्हीं बच्चियों को गुरुकुल का अंतःवासी बनाया जाता है जो यहाँ के मानकों पर खरी उतरती है। प्रवेश के बाद 12वीं कक्षा तक की शिक्षा के दौरान यहाँ पठन पाठन, रहना खाना सब कुछ मुफ्त में मिलता है। समाज के परोपकारी लोग इस गुरुकुल को सहयोग करके इसे धन की कमी नहीं होने देते। यहाँ शिक्षा स्थानीय कन्नड़ भाषा में दी जाती है और संस्कृत भाषा पर जोर दिया जाता है। खास बात है कि यहाँ संस्कृत का शिक्षण सिर्फ मंत्रोच्चार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बच्चियाँ आपसी संवाद में भी संस्कृत का प्रयोग कर इस देव भाषा पर पूरी पकड़ बनाते हुए दिखती हैं। हमारे छात्र आसपास के गांव में जाकर लोगों को भारतीय संस्कृति के बारे में काफी जागरूक करते रहते हैं, जिससे आसपास के गांव के लोग भारतीय संस्कृति से जुड़ सकें और उसके बारे में जानकारी ले सकें। यहाँ छात्रों को खेती किसानी के गुर सिखाए जाते हैं, जिससे कि वो प्रकृति से जुड़ सकें और खेती किसानी को लाभकारी बना सकें। ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में सिर्फ शंख ध्वनि ही गूंजती है या फिर सुरीले कंठों से श्लोक वादन ही सुनाई देता है। यहाँ शिष्याएं कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए दुनिया भर के ज्ञान विज्ञान को खंगालती हैं और इस प्राचीन पद्धति की शिक्षा में आधुनिकता का समावेश होता है। इस गुरुकुल में बच्चियों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें पाक शास्त्र, कढ़ाई, सिलाई, गीत और संगीत में भी पारंगत बनाया जाता है। हमारे यहाँ पंचमुखी शिक्षा पद्धति पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें वेद, योग, विज्ञान, कृषि और कला शामिल है। गुरुकुल शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है हर घर को गुरुकुल बना देना। अभी हमारे पास 112 छात्राएं हैं। यहाँ 5वीं कक्षा के बाद बच्चों को दाखिला दिया जाता है, जिसके बाद वो 12 साल तक की अपनी शिक्षा इस गुरुकुल में पूरी करते हैं। कुछ छात्र तो इस गुरुकुल में शिक्षक के तौर पे पढ़ा भी रहे हैं। हमारे जीवन के आदर्श और सिद्धांत वेदों में समाहित हैं और यहाँ आने के बाद लगता है कि मुझे उन्हें सीखने में सफलता मिली है। इस गुरुकुल से निकलकर ये बच्चियां अपने ज्ञान का प्रकाश देश के कोने कोने तक फैलाती हैं। ऐसी गुणवत्तापरक शिक्षा पर हम सबका जोर होना चाहिए, जो न सिर्फ हमारी प्राचीन समृद्ध शिक्षा पद्धति को पुनर्जीवित कर सके, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को ज्ञानवान बनाने के साथ साथ उनके शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास भी कर सके। गुड न्यूज इंडिया के लिए दक्षिण कन्नड़ से रमेश पेरला के साथ पल्लवी चिन्नैया की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो शैला, देखा आपने, ऐसा लगता है कि गुरुकुल वाकई जीवंत हो चुका है। जो प्राचीन समय का गुरुकुल था, शंखध्वनि हो रही है, मंत्रोच्चार हो रहा है और ये बच्चियां प्रकृति की गोद में बैठकर ज्ञान अर्जित कर रही हैं। और सबसे खास बात है इस गुरुकुल की कि यहाँ पर प्राचीनता और आधुनिकता का एक बेजोड़ संगम भी देखने को मिलता है। और इस गुरुकुल की एक और खास बात है कि ये पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बहुत जागरूक है। और बिल्कुल पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत कुछ काम किया भी जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत काम कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को मिलवाते हैं मुजफ्फरपुर के मोहम्मद नाज से। मोहम्मद नाज ने एक बेहद शानदार काम किया है। ये एमटेक कर चुके हैं और अच्छी खासी इनकी नौकरी लगी थी। उसे छोड़कर ये गांव आए, वहां पर इन्होंने शोध किया, केला, पपीता और कई सारी चीज़ों पर शोध किया। और उसके बाद में इन्होंने मक्का से प्लेट तैयार की है, ग्लास, कप और तमाम सारे उत्पाद जो है वो तैयार किए हैं। बिल्कुल, प्लास्टिक का विकल्प इन्होंने मक्के में निकाला है और मक्के से, जैसा कि शैला ने बताया, तमाम तरह के उत्पाद तैयार किए हैं। प्लास्टिक के जगह पर अब मक्के का प्रयोग होगा। देखिए खास खबर। आज देश ही नहीं, विश्व को पर्यावरण प्रदूषण से खतरा है। विश्व को इससे बचाने के लिए तमाम विद्वान, राजनेता और वैज्ञानिक लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाते हैं मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव के रहने वाले एक ऐसे नौजवान से जिन्होंने पर्यावरण को बचाने की एक अनूठी पहल की है। नाज ने मक्का के छिलके से झोला, कप, प्लेट और तिरंगा बनाया है, जिसको इस्तेमाल के बाद रिसाइकिल किया जा सकेगा और उससे बेहतरीन खाद भी बनाई जा सकेगी, जिसका उपयोग खेती की उपज बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। नाज ने पहले केला, पपीता, बांस और फिर मक्का पर शोध किया। अंत में जब उन्हें लगा कि मक्का इसके लिए सबसे उपयुक्त है तो उन्होंने अपने उत्पादों के लिए मक्के को चुना। नेचर पे, प्रकृति पे शोध मेरा पिछले 10 सालों से चल रहा है। मैंने बांस के पत्ते से भी कप बनाया, केला के पत्ते से, फिर उसके बाद पपीता से पर भी काम किया। लेकिन सब चीज़ पे काम करने के बाद जब मैं मक्का पर आया तो 2 साल पहले मैंने बैग बनाया। सबसे पहले मक्का से बैग बनाने के बाद मैंने धीरे धीरे इस पे काम करना चालू किया, तो मुझे लगा कि इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। और ये देखिए बैग आपके सामने। इस प्रोडक्ट की जानकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा के वैज्ञानिकों को मिली तो वहां के वैज्ञानिक नाज से मिलने उनके घर पहुंचे। काफी गहनता से नाज का प्रोडक्ट देखने के बाद वैज्ञानिकों ने नाज के प्रोडक्ट की सराहना की और आगे सहायता का आश्वासन भी दिया। अगर मक्का के पौधे के पत्तियों से कुछ नई बात निकल के आ जाए जो पर्यावरण को बचाए, पर्यावरण को बचाए ही नहीं, किसानों की आर्थिक हालत और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, तो इससे अच्छी बात नहीं। इस दिशा में इन्होंने जो यह अपना शोध प्रस्तुत किया और जो प्रदर्शन हमको दिखाया वो काबिल तारीफ। हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। खास तौर पर हमारे गांवों और छोटे शहरों के युवा अपने नवाचारों से पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं। ये युवा न्यू इंडिया के सपने को साकार करेंगे। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और शैला, कहते हैं ना कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। और मोहम्मद नाज के इस आइडिया ने उनकी लाइफ भी बदल दी है और उम्मीद है कि समाज और देश में वो सार्थक परिवर्तन ला सकेंगे अपने इस इनोवेशन के जरिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तब आपको कुछ महिलाओं की सफलता की कहानी दिखाएंगे। और ये महिलाएं हैं कनकपुरा की। पहला अक्षर अ रट लो तो वह से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा कर तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो आजकल? तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो।
HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। बढ़ते कदम है बेटियों के, सोच है बदलाव की। गांव गांव संवर गया है, सोच नव निर्माण की। राम राम काका। सुबह सुबह कहाँ चली बिटिया रानी? गांव की तरक्की करने। ये तरक्की की हलचल है, ये तरक्की की हलचल है। मेरा भारत अब डिजिटल है, मेरा भारत अब डिजिटल है। डिजिटल इंडिया के तहत CSC के द्वारा गांव का स्वरूप बदल गया है। जो काम करवाने दूर शहर में जाना पड़ता था, वो सर्विसेज अब गांव-गांव पहुंच गई हैं, ताकि गांव कहीं पीछे न रह जाए। और इन्हें पूरा कर रहे हैं गांव के लोग और ऐसी सशक्त महिलाएं। मेरा भारत अब डिजिटल है। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसके मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और कुछ ऐसे ही सफलता की कहानी, सफलता की बुलंदियों को छुआ है कनकापुरा की महिलाओं ने। कनकपुरा दरअसल कर्नाटक में बेंगलुरु के पास एक गांव है जहां पर 750 महिलाएं एक साथ जुटी हैं। अलग अलग स्वयं सहायता समूह बनाए इन्होंने, और इन्होंने अपने गांव और अपने आसपास के इलाके की तस्वीर बदल दी है। इतना ही नहीं निखिल, इन्होंने बीज बैंक बनाया है और भी कई तरह के बैंक बनाए हैं। और खासतौर पे बीज बैंक बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि जब किसानों को बीज की जरूरत होती है, पैसे नहीं होते हैं, तो उस समय ये महिलाएं उन किसानों को बीज मुहैया कराती हैं, जिससे खेती में और ज्यादा इजाफा हो रहा है। महिलाओं के समर्पण, कड़ी मेहनत और लगन के जरिए स्वयं सहायता समूहों की सफलता की अनेक मिसालें हैं। और ऐसी ही एक मिसाल पेश कर रही हैं बेंगलुरु के नजदीक कनकपुरा गांव की ये महिलाएं। लगभग 750 सदस्यों वाले महिलाओं के कुल 15 समूह हैं, जो बीज बैंक, अनाज प्रसंस्करण, पशु चारा, वर्मी संस्कृति, तेल निष्कर्षण, बाजरा खाद्य उत्पादों में लगे हुए हैं। सभी सदस्यों ने मिलकर 1,000 रुपए का योगदान किया। अब इन महिलाओं का कुल सामूहिक कारोबार 70 लाख रुपए तक पहुंच गया है। जब आज के इस दौर में युवा नौकरी की तलाश में शहर का रुख कर रहे हैं, ऐसे में इस गांव की महिलाओं ने दिखा दिया है कि गांव के स्तर पर भी चमत्कार किया जा सकता है। ये महिला समूह किसानों को सेरिकल्चर में इस्तेमाल होने वाले कृषि उपकरण भी दे रहा है। 750 लोगों ने इस समूह को 1000 रुपए का योगदान देकर शुरू किया, जिससे हमारे पास कुल 7.5 लाख रुपया जमा हो गया। हमने इसे 15 समूहों में बांटा है। हर समूह अलग अलग कार्यों में लगा हुआ है। हमारा समूह तेल की पेराई में लगा हुआ है। अब हमारा कुल व्यापार करीब 70 लाख का हो चुका है। महिला समूहों द्वारा स्थापित बीज बैंक से किसानों को काफी सहायता मिलती है। दरअसल कुछ किसानों को खेती के मौसम में बुआई के बीज का उत्पादन करना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद महिला समूहों ने बीज बैंक की स्थापना की। ये बीज बैंक जरूरत पड़ने पर किसानों को बीज मुहैया कराते हैं, ताकि बीज या पैसों के अभाव में किसानों को कोई मुश्किल ना हो। इन महिला समूहों के प्रयासों से जो उपज होती है, उसकी मार्केटिंग करके ग्रीन फाउंडेशन और जन धन कंपनी द्वारा
उसे चैनलाइज किया जाता है। इनमें मूल्यवर्धित उत्पाद, हस्तशिल्प वस्तुएं वगैरह शामिल हैं। इन महिलाओं के समूहों को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त करके बाजार की रणनीतियों के बारे में भी शिक्षित किया जाता है। अपने सामूहिक प्रयासों से हम महिलाएं न सिर्फ किसानी के गुण सीख रहे हैं, बल्कि हम एक सफल व्यापारी के रूप में भी उभर कर आगे आ रहे हैं। कह सकते हैं हम अपने स्तर पर एक क्रांति ला रहे हैं। इन महिलाओं को कई पुरस्कारों से नवाजा भी जा चुका है। गांव में महिलाओं की जीवन शैली में गजब का बदलाव देखने को मिल रहा है। जनधन नेटवर्क ने न केवल उत्पादों की ब्रांडिंग की है, बल्कि कम ब्याज दर पर समूहों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। ये महिलाएं आज दूसरों के लिए मिसाल बन गई हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए बेंगलुरु से पल्लवी चिन्नैया के साथ सोम शेखर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो महिलाओं की सफलता की ये कहानी केवल कनकपुरा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में महिलाएं बहुत कुछ खास कर रही हैं। फिर चाहे वो खेती किसानी हो, ट्रैक्टर चलाना हो, नौकरी करना हो या फिर उद्यमी हो, सभी जगह महिलाएं अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। और कुछ ऐसा ही उत्तराखंड में भी हो रहा है। बिल्कुल शैला, आपने ठीक कहा। और कनकपुरा से इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील में ले चलेंगे। यहाँ पर एक गांव है मथुरो, जहाँ की महिलाओं ने अपने सफलता की परचम लहराया है और इस तरह से उन्होंने अपने वित्त को, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल्स का, इतना अच्छे तरीके से ख्याल रखा है। और स्वयं सहायता समूह के जरिए उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन में वो उजियारा लेकर आई हैं, बल्कि आसपास के इलाके, अपने गांव की भी तस्वीर बदल दी है। अगर सरकारी योजनाओं का लाभ सही ढंग से लिया जाए तो जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। इसे सच साबित कर दिखाया है बागेश्वर के गरुड़ तहसील के मथुरो गांव की महिलाओं ने। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की मदद से इन महिलाओं ने पशुपालन की ट्रेनिंग ली और बकरी पालने के साथ अपने रोजगार की शुरुआत की। लेकिन इन महिलाओं के कदम यहीं नहीं रुके। इन्होंने अपने खेतों में बाड़ लगाने की शुरुआत की और सरकार की मदद से अपने गाँव के खेतों की फेंसिंग की, जिसके तहत खेतों के चारों ओर मजबूत तार की जाली लगा दी गई। खेतों में फेंसिंग करवाने के बाद अब ग्रामीणों की मेहनत रंग लाने लगी है। अब वो आलू, गोभी, प्याज और टमाटर समेत अन्य मौसमी सब्जियों के साथ ही ऑर्गेनिक मसाले, हल्दी, मिर्च और अदरक का भी उत्पादन कर रहे हैं। जंगली सुअर और खुरड़ जैसे जानवरों से महफूज इनके खेत अब लहलहा रहे हैं। हमने आजीविका परियोजना के तहत एक मांग रखी थी कि जो हमारे यहाँ जंगली सुअर हो गए, बंदर हो गए और ये बाघ वगैरह वगैरह अन्य जानवरों का भय था, और हमने आजीविका से मांग की थी कि हमें इसके लिए कुछ सुरक्षा दी जाए, ताकि हम अपने गांव पड़ोस में जो भी खेती बाड़ी करते हैं, अन्य जो भी हमारे ग्रामीण लोग कुछ काम करना चाहते हैं, इससे हमको कोई लाभ नहीं होता था और नुकसान ही नुकसान होता था। तो इसके तहत हमें जो एक तार बाड़ की योजना आई थी, इसमें इस फिनिशिंग के दौरान हम सभी लोगों ने यहाँ पर एक तार बाड़ योजना अपने यहाँ काम किया और इससे जो हमारे वो है फल, साग, सब्जी, हमने अन्य चीजों का यहाँ उत्पादन किया। अब गांव में महिलाओं के कई स्वयं सहायता समूह बन गए हैं। गांव में होने वाले उत्पादों को ये समूह एकत्रित करके पास की तहसील गरुड़ में संजीवनी आजीविका स्वायत्त सहकारिता के कलेक्शन सेंटर में भेजता है। यहाँ पर इनकी पैकिंग करने के बाद जिले के 9 आउटलेट्स में ये उत्पाद बिक्री के लिए सप्लाई किए जाते हैं। इससे भी महिलाएं अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। आज लोग खुश भी हैं और उत्पादन उसको बढ़ाने की एक आशा भी जाग उठी है। और क्योंकि जब उत्पादन बढ़ता है तो उसकी मार्केटिंग का भी एक ख्याल सामने आता है, तो उसलिए परियोजना ने सोचा कि उस क्षेत्र में क्यों न उनके गांव के सामने एक छोटा सा कलेक्शन सेंटर का उपयोग किया जाए, बनाया जाए। और वो हमने वहाँ पर बना भी दिया है सहकारिता के माध्यम से, और सहकारिता उसमें अपना जो उत्पादन है उसको वहाँ पर संग्रहित करती है और वहाँ से अपनी डेली नीड सामग्री को भी ले जाती है। इन महिलाओं की मेहनत और हौसले ने गांव की तस्वीर बदल दी है। ये गांव अब एक मिसाल बन चुका है ग्रामीणों की जागरूकता का, सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन का और सबसे अधिक महिला शक्ति के उस हौसले और परिश्रम का, जिसकी बदौलत वो अपना गांव ही नहीं देश बदलने का मादा रखती हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए बागेश्वर से केशव भट्ट के साथ राघवेश पांडे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी गुड न्यूज इंडिया पर अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा।
कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी। अगर कभी उंगलियों की छाप या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। अरे कहाँ जा रहे हो? रात से मुन्नी को बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को दिखाने क्लिनिक जा रहे हैं। तो सरकारी अस्पताल लेके जाना, वहाँ 1 साल तक बच्चे का इलाज मुफ्त होता है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में माँ के लिए गर्भावस्था और डिलीवरी से जुड़ी जांच और इलाज और बच्चे के लिए 1 साल की उम्र तक जांच और इलाज की सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त। दवा, जांच, आना जाना, नॉर्मल या ऑपरेशन वाली डिलीवरी, उस वक्त अस्पताल में रहना, खाना और 1 साल तक के शिशु का इलाज भी। तो आज ही अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर गुड न्यूज़ इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब हम बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण की तो उसका एक बहुत बड़ा कारक लकड़ी जलाने से उठने वाला धुआं भी होता है। इस धुएं से बचाव के लिए बहुत सारी सरकारें बहुत सारे उपाय कर रही हैं, बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या फिर अपने अपने स्तर पर किए गए प्रयास हो। अगर कुछ ऐसा हो निखिल कि लकड़ी जलाने का कोई विकल्प निकल आए तो कैसा हो? बिल्कुल, और ये विकल्प ढूंढा है बूंदी में एक गौशाला ने। गौशाला जो गायों का गोबर होता है उसको उन्होंने लकड़ियों में तब्दील किया है और उसको जलाने की जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़ासतौर पर यज्ञ क्रिया में या फिर जो दाह संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है, उसमें बड़ी मात्रा में लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर ये जो गोबर से बनी हुई लकड़ियाँ हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। देखिए हमारी ख़ास रिपोर्ट बूंदी से। गाय के गोबर से लकड़ी सुनकर चौंक गए ना? जी हाँ, बूंदी शहर के बालचंद पाड़ा में स्थित ब्रह्मांडेश्वर गौशाला में गाय के गोबर से लकड़ी तैयार की जा रही है। यहाँ एक खास मशीन के जरिए बेकार पड़े गोबर से लकड़ी बनाई जा रही है, जिसका उपयोग हवन कुंड सहित यज्ञ और अंतिम संस्कार के लिए भी किया जा सकेगा। इसका उपयोग दाह संस्कार, पूजा, हवन वगैरह में, जैसे अन्य सामग्री में हवन शादी समारोह में किया जाएगा। और इससे जैसे दाह संस्कार के लिए जो लकड़ी आती थी वृक्ष की, उसका बचाव होगा और पेड़ भी बचेंगे। दरअसल अंतिम संस्कार के लिए लोगों को लकड़ी की आवश्यकता होती है और लकड़ियों के साथ साथ उससे निकलने वाले धुएं से प्रदूषण भी होता है। एक अंतिम संस्कार के लिए लगभग 5 क्विंटल लकड़ी का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस गाय के गोबर से बनने वाली लकड़ी मात्र 3 क्विंटल में ही आदमी के अंतिम संस्कार को पूर्ण रूप से संपन्न कर देती है। जहां हम 5 क्विंटल लकड़ी मतलब एक पेड़ का उपयोग करते थे, अब इसमें 3 क्विंटल लकड़ियों में अपना काम चल जाएगा। इसमें क्या है, प्रदूषण भी नहीं होगा, वातावरण भी शुद्ध रहेगा और जहाँ अपन 5 क्विंटल होती थी लकड़ियाँ, वहाँ 3 क्विंटल इसमें गोबर में की लकड़ियों में काम हो चल जाएगा। यहाँ पर कुल 8 मजदूर लकड़ी तैयार करने में लगे हुए हैं और दिन भर में करीब 8 क्विंटल लकड़ी तैयार कर देते हैं और कम से कम राशि में ये लकड़ी आम जन तक पहुँच जाती है। इसके साथ ही लोगों को हवन कुंड, अंतिम संस्कार, शय, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी ये लकड़ी उपलब्ध है। यानी कि कह सकते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम। गुड न्यूज इंडिया के लिए बूंदी से भवानी सिंह हाडा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और दर्शकों, हम बात कर लेते हैं आपके पत्रों की। बड़ी संख्या में आपके ईमेल्स, आपके पत्र हमें मिल रहे हैं और यकीन मानिए इससे हमारा हौसला भी बढ़ रहा है। लेकिन सारे पत्रों को हम जगह नहीं दे सकते अपने कार्यक्रम में, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव होता है। कुछ चुनिंदा पत्रों को जरूर शामिल किया है, आइए देखते हैं। जय पटेल लिखते हैं कि सकारात्मक खबरें वातावरण को खूबसूरत बनाती हैं। गुलशन कुमार लिखते हैं कि खबरों की दुनिया में उठाया गया शानदार कदम है गुड न्यूज इंडिया। स्मिता पारेख कहती हैं कि बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, बेकार की बहस से दूर सकारात्मक खबरें देखकर अच्छा लगता है। समीर पांडे कहते हैं, वाह इंडिया, इन अनसुने नायकों को सलाम, ऐसे ही लोग भारत को अच्छा देश बनाते हैं।
तो इसी के साथ गुड न्यूज़ इंडिया के हमारे आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप इसी तरह से हमें लिखते रहिए। बड़ी संख्या में आपके ईमेल, आपके लेटर्स हम तक पहुंच रहे हैं और यकीन मानिए बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि आपके लेटर्स हमारा बहुत हौसला बढ़ाते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। तो यूं ही आप हमें लिखते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। और दर्शकों, इस ईमेल आईडी पर अपने रिएक्शंस भेजने के अलावा आप फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। और सिर्फ रिएक्शंस ही नहीं, बल्कि अगर आपके पास कुछ अच्छे वीडियोस हों, गुड न्यूज़ से जुड़ी हुई कहानियां हों, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम अपने इस खास कार्यक्रम में उसे स्थान देने की कोशिश करेंगे। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम गुड न्यूज़ इंडिया में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।